नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक बार आपका। देखिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब कि भारत का भू आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश है, मतलब हमने उसको कैसे कैसे अलग अलग भागों में बांट लिया। जैसे इंडियन ज्योग्राफी को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेशों में हमने सबसे उधर देखा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय समझा, फिर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ देखी, फिर उसके बाद हमने पूर्वांचल का हिमालय देखा। अभी लगभग ना हमने उसमें पहाड़ियों वाले हिस्से में, उत्तर भारत में यहाँ का एक हिस्सा छोड़ दिया, मेघालय की पहाड़ियाँ, जिसमें गारो खासी जयंती है। ये कल मैंने आपको बताया नहीं, इससे मैं आगे जब अपन प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तो उसकी उत्पत्ति का कारण उसको अपन आगे समझेंगे। उसके बाद अब क्या आता है, हम 5 भागों में पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या आता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर क्या आएगा प्रायद्वीपीय पठार, और इसके बाद क्या आएगा आपका द्वीपीय समूह। कुछ इस तरह से हमें पढ़ना है। तो लगभग इसका एक सेकेंड पार्ट जैसा है ये हिस्सा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके जो पहले का है, या आप लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उससे पढ़ सकते हो उसे आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, उत्तर भारत के विशाल मैदान से। देखिए, सबसे पहली बात तो इसका निर्माण कैसे हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का। हमने क्या देखा था कि जो हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ था। हिमालय पर्वत का यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के इसके टकराने से हुआ था। तो देखो, जब ये दोनों प्लेटें टकराई थी तो एक अग्रगर्त का निर्माण हुआ। तो जब उसके अग्रगर्त का निर्माण हुआ तो यहाँ पे जो एक गर्त की उत्पत्ति हुई, और इस गर्त में क्या हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय पर्वत, देखो ये पूरा का पूरा आपका हिमालय हो गया, ठीक है, ये ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय पर्वत, इन सब के द्वारा लाए गए निक्षेपण से यहाँ पे विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और ये जो एक विशाल मैदान है, ये विश्व के सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदानों में से एक है। मतलब कि विश्व में जलोढ़ कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहाकर लाई गई मिट्टियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नवीनतम मैदान है ये, तो जैसे प्लाइस्टोसिन काल का लगभग इसे माना जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इनके निक्षेपण के द्वारा का निर्माण हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक गर्त हुआ होगा। अब इस गर्त के बाद यहाँ पे नदियों द्वारा निक्षेपण से लाई गई अवसाद, और अवसादों से क्या निर्माण हुआ है, एक मैदान का निर्माण हुआ। अब इस जो मैदान का निर्माण हुआ है, ये लगभग कितना लंबा है। देखिए, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला, ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई, इस तरह से जो चौड़ाई यहाँ से ऐसी जो चौड़ाई है इसकी 150 से 300 किलोमीटर तक की इसकी क्या है, चौड़ाई है। अवस्थिति कैसी है इसकी अब, ठीक है। तो देखिए, इसकी अवस्थिति के बारे में क्या है कि हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के मध्य में क्या इसकी अवस्थिति है। कहाँ कहाँ, हिमालय की श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है या पर्वत है, इनके मध्य में क्या है इसकी अवस्थिति है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। जैसे हिमालय की नदियाँ कौन सी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जितनी नदियाँ वहाँ की, यमुना, इन नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद है, कंकड़ पत्थर बालू, इन अवसादों द्वारा, और इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं आपकी, तो प्रायद्वीपीय नदियों के जैसे सोन, चंबल, इन नदियों की जो मिट्टी है, इस मिट्टी के द्वारा जो लाए गए अवसाद है, इनके द्वारा क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी ऊंचाई लगभग है 200 मीटर। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी, लगभग 200 मीटर। अगर हम गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है, देखिए इसकी गहराई जो है लगभग 2000 मीटर तक, मतलब जलोढ़ निक्षेपित जो गहराई है लगभग इसकी जो गहराई है जलोढ़ निक्षेपित, ये कितनी है, 2000 मीटर तक के है। ये लगभग इसका अवस्थिति है, इसका निर्माण है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब अलग अलग उच्चावच है, अलग अलग ऊंचाई है, तो अलग अलग उच्चावच के हिसाब से ना इसको 3 से 4 भागों में बांटा गया है। वैसे एक और भाग है इसका जो डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि देखो लगभग ये मैदान है कैसा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के जो आपका बे ऑफ बंगाल आएगा, यहाँ तक के पूरा इसका अवस्थिति है। तो इसे लगभग फिर भी 4 भागों में पढ़ा जाता है। एक तो हो गया आपका क्या, भाबर का मैदान, तराई प्रदेश, खादर और बांगर, ये 4। एक और है डेल्टाई, उसे भी समझ लेंगे थोड़ा सा हम। तो स्टार्ट करते हैं भाबर के मैदान से। पहला क्या है, भाबर का मैदान। देखो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ, सिंधु से तिस्ता नदी, सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक के इसका क्या है, विस्तार है। कौन सी श्रेणी में आता है, शिवालिक श्रेणी में आता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, वही बजरी, पत्थर, कंकड़, इन सब के निक्षेपण द्वारा क्या का निर्माण हुआ है, भाबर के मैदान का निर्माण हुआ है।
सर्वाधिक ऊंचा प्रदेश, इन सभी प्रदेशों में सर्वाधिक ऊंचा प्रदेश कौन सा है? भाबर का मैदान है। चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। कंकड़ व पत्थरों की पारगम्यता अधिक होने के कारण, देखो कंकड़ और पत्थर, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ और पत्थर की पारगम्यता अधिक क्यों होगी? क्योंकि ये ऊपर है। अब इसके जो नीचे का क्षेत्र होता जाएगा, तराई का क्षेत्र हो गया, बांगर का क्षेत्र हो गया, खादर का, वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ये कम होता जाएगा। और जब धीरे धीरे कम होगा तो ज़मीन भी कैसी होती जाएगी? उपजाऊ। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे अवसादों को लेके आएगी। तो ये एक तो पहले ज़मीन उपजाऊ नहीं है। दूसरी बात क्या? कंकड़ पत्थरों की पारगम्यता अधिक होने के कारण यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। यही नदियाँ आगे चल के तराई प्रदेशों में निकल जाती है। देखो, कंकड़ पत्थर की पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियाँ लुप्त हो जाती है। कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंकड़ पत्थर है और वहाँ पे अधिक होने के कारण वहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। कृषि नहीं की जाती तो क्या होता है? यहाँ पे पशुपालन, जैसे गाय भैंस, यहाँ पर रहने वाले लोग क्या क्या करते हैं? पशुपालन का काम ज़्यादा करते हैं। अगला क्या है? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश कहाँ है? इस भाबर प्रदेश के दक्षिण में। देखो, भाबर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा है? तराई प्रदेश है। भाबर की लुप्त नदियाँ पुनः जीवित हो जाती है। जो तराई प्रदेश में क्या होता है? जो भाबर की नदियाँ हैं, यहाँ पे अधिक कंकड़ पत्थर है तो नीचे नीचे धीरे धीरे कम होंगे, तो वो जो लुप्त नदियाँ वो धीरे से क्या होती है? यहाँ पे पुनः जीवित हो जाती है। भाबर की तुलना में अधिक समतल है। स्वाभाविक सी बात है, वो ज़्यादा उच्चावच होगा वहाँ पे, मतलब पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा होगा, और ये जो तराई का क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे कम होगा। तो ये कैसा रहेगा? समतल होगा। अब समतल रहेगा तो नदियों का पानी कहाँ होगा? इधर उधर होगा। तो इससे काय का निर्माण होता है? यहाँ पे दलदल का निर्माण होता है। ठीक है। भाबर की तुलना में ये अधिक क्या है? समतल है। समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलता है, जिसके कारण काय का निर्माण होता है? यहाँ पे दलदल का निर्माण होता है। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर। इसकी थी कितनी? 8 से 10 किलोमीटर। देखिए, एक चीज़ क्या है, यह मैदान घने वृक्षों से, मतलब यहाँ पे ना अधिक घने वृक्ष है। अधिक घने वृक्ष है तो अधिक घने वृक्ष है तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं? इन वनों को काट कर काय का विस्तार किया गया? वहाँ पे कृषि का विस्तार किया गया। वन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, घने वृक्ष है, तो इनमें वहाँ पे इनको काटा गया और फिर काय का निर्माण किया गया? कृषि के विस्तार के लिए उसका उपयोग किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है? आर्द्रता अधिक। देखो, जो तराई प्रदेश है यहाँ पर निरंतर आर्द्रता रहती है। अब निरंतर आर्द्रता रहती है ना, तो इससे क्या होता है? यहाँ पे मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है। निरंतर आर्द्रता रहने से यहाँ पे क्या होता है? मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है। और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने से इन सभी क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? मलेरिया जैसी महामारी होती है। ठीक है। क्या क्या समझ लिया हमने? इसका उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इसकी अवस्थिति क्या है, इसको कौन सा मैदान कहते हैं, इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो 4 भागों में बांटा गया। तो पहला क्या देख लिया हमने? भाबर, दूसरा तराई। अब देखते हैं अपन इसमें बांगर और एक खादर। अब क्या है? बांगर प्रदेश। ठीक है। हमने अभी क्या देख लिया हमने? इसके पहले 2 देख लिए। अब बांगर प्रदेश, अब भाबर और तराई का देखा था। कैसे निर्मित है? प्राचीन जलोढ़ से या पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश है ये। कौन सा? बांगर। देखो, खादर की तुलना में ये अधिक ऊंचा है, मतलब ये जो खादर प्रदेश की तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है, इसकी तुलना में ये अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो इस कारण से क्या होता है? यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है। ठीक है। कृषि के दृष्टिकोण से ये अपेक्षाकृत मतलब खादर की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। मतलब कृषि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कृषि यहाँ पे ज़्यादा नहीं की जाती है। अगर एक चीज़ क्या है इसमें खास, कि देखो यहाँ पे अत्यधिक अपर्दन होने के कारण जो मुलायम मिट्टी है ये हट गई यहाँ से। तो मुलायम मिट्टी हट गई तो क्या हुआ? यहाँ पे कंकड़ीली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? भूर कहा जाता है। समझ रहे हो? खादर की तुलना में अधिक ऊंचाई पर, इसलिए क्या होता है? यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आता है। दूसरी चीज़, कृषि के दृष्टिकोण से खादर की अपेक्षा ये कम उपजाऊ है। अगली, अत्यधिक सिंचाई, मतलब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि बांगर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई होने के कारण एक और लेयर जम जाती है, जिसे सफ़ेद लेयर जम जाती है, नमक की परत, जिसे वहाँ पे रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? वहाँ पे रेह या कल्लर कहते हैं। थोड़ा सा अलग मार्क कर देता हूँ। मतलब अत्यधिक सिंचाई होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे नमक की एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं? वहाँ पे रेह या कल्लर कहते हैं।
अत्यधिक अपर्दन होने के कारण क्या हो रहा है, मुलायम मिट्टी वहाँ से हट गई है। अब मुलायम मिट्टी हट गई है तो कंकड़ीली मिट्टी आई है। तो कंकड़ीली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कैसे, मतलब एक भूरी सी मिट्टी हो गई। मुलायम मिट्टी हटी, रेत आई, कंकड़ीली मिट्टी आई तो भूरी भूरी मिट्टी हुई, तो क्या कहा जाता है, उसे भूर कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र में है, जैसे गंगा यमुना का दोआब, ठीक है, जैसे गंगा यमुना का दोआब, ठीक है, सतलज का मैदान, इन सब क्षेत्रों पे क्या इसका विस्तार है। अगर क्षेत्रीय रूप में देखें तो कहाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब जगह पे इसका विस्तार हुआ है। इसके बाद क्या आता है, खादर प्रदेश। खादर प्रदेश नदियों के दोनों तटों पर फैले क्षेत्र को कहते हैं। देखो अब क्या है, हमने क्या देखा कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इससे क्या का निर्माण हुआ है, भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदान का। अब यहाँ से हिमालय की नदियाँ, इधर से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो नदियों के दोनों तटों, ठीक है, पर फैले क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर प्रदेश कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि नदियों के दोनों तट होंगे तो यहाँ पे ये जमीन कैसी होगी, ज़्यादा उपजाऊ रहेगी, क्योंकि दोनों जगह से आप यहाँ पे अवसाद आ रहे, नदियों द्वारा निक्षेपण आ रहा है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा उपजाऊ रहेगी। तो नदियों, अब यहाँ पे क्या होता है, नदियों का पानी, नदियों की जो बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है, तो नदियों द्वारा बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है, तो क्या होता है, नई जलोढ़ की परत जम जाती है। देखो एक ही पानी रहेगा, एक जैसे ही पानी रहेगा, तो मतलब वो ज़्यादा उपजाऊ, वहाँ पे अवसाद कम आएंगे। अब यहाँ पे ना अवसाद ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आती है अधिकतर, तो बाढ़ आ रही तो नई जलोढ़ की परत जम रही है, तो नए अवसाद लाएंगे, निक्षेपण नया होगा। तो जब नए अवसाद आते तो ये ज़मीन कैसे हो जाती है, अति उपजाऊ। अब अति उपजाऊ होने से ना यहाँ पे गन्ना, चावल, मक्का, तिलहन, दलहन आदि सब्जियों के साथ साथ ये अत्यधिक अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। समझ रहे हो बात आप, क्या हो रहा है, नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आने से नई जलोढ़ की परत जम जाती है, जिससे ये क्या हो जाता है, अति उपजाऊ हो जाता है। अब अति उपजाऊ होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे गन्ना, चावल, मक्का, तिलहन, दलहन अनेक प्रकार की सब्जियों के लिए अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। पटना, देखो यहाँ पे अनेक गर्तों का निर्माण हुआ है, तो पटना में इन गर्त को क्या कहते हैं, जल्ला कहते हैं, और मोकामा में इसको क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। पंजाब में जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे वेट कहा जाता है। इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि पंजाब में नवीन जलोढ़ मृदा वाले इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वहाँ पे वेट कहते हैं। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने, बांगर और खादर, ये भी हो गया, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब समझते हैं कि इस विशाल, इसका क्षेत्रीय विभाजन भी है। क्षेत्रीय विभाजन कैसा है, जैसे सतलज नदी हो गई, व्यास नदी हो गई, इन सब जगहों पे एक क्षेत्रीय विभाजन हो गया। पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया, एक गंगा वाला क्षेत्र हो गया, जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्रीय विभाजन के रूप में गया। एक ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र हो गया, तो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, फिर तो उसमें डेल्टाई क्षेत्र भी जाता है, जिसमें माजुली द्वीप, अलग अलग द्वीप समूह बनेंगे। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या बनेगा, एक माजुली द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बनेगा फिर ये, ठीक है, डेल्टाई क्षेत्रों में। अब इसका महत्व समझते हैं। देखो इसके महत्व में क्या क्या है, इसके महत्व में है, देखो कृषि कार्य हेतु ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पे कृषि कार्य क्यों है, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे कैसा है, ये नवीन जलोढ़ मृदा है, पानी की प्रचुर मात्रा हमेशा रहती है। तो कृषि कार्य हेतु अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के साथ यहाँ पे सिर्फ अनाज के साथ साथ अलग, मतलब कि सिर्फ अनाज के साथ साथ अलग अलग चीज़ों का भी उत्पादन किया जाता है, और इससे भारत का भंडार गृह माना जाता है। इसी कारण से क्या माना जाता है, भारत का भंडार गृह। बारहमासी नदियाँ हैं, अब बारहमासी नदियाँ हैं तो नहरों का निर्माण हुआ है। अब नहरों के निर्माण से वहाँ पर निरंतर खेती की जाती है, तो इससे निरंतर ही बनी रहती है। देखो सिर्फ नहरों के निर्माण से हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है कि हमें खेती करने में कुछ लाभ हुआ है, इससे निरंतरता भी बनी रहती है। तो बारहमासी नदियाँ हैं तो इससे क्या बनी रहती है कि नहरों का निर्माण किया गया, और नहरों के निर्माण से सिंचाई की गई, और सिंचाई से हमेशा लाभ हुआ और वो निरंतरता बनी रही। भूमिगत जल की प्रचुर मात्रा, भूमिगत जल की प्रचुर मात्रा है, तो इससे क्या फ़ायदा है, जैसे कुओं, नलकूपों का निर्माण, ठीक है, कुओं और नलकूपों का निर्माण। कुओं और नलकूपों का निर्माण होगा तो ना ही घरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में भी, कृषि कार्य में भी अधिक मात्रा में जल की उपलब्धता होती है। सड़कों व रेल का नेटवर्क, देखो मैदानी क्षेत्र है तो सड़क और रेल का नेटवर्क को फैलाने में आसानी हो जाती है, मतलब सड़क और रेल के नेटवर्क के विकास में आसानी हो जाती है, क्योंकि क्षेत्र कैसा पूरा मैदानी क्षेत्र है। तलछटी मैदान, इस क्षेत्र के, मतलब जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ के तलछटी मैदानों में क्या अंदर की ओर क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए गए हैं।
कुल क्षेत्र का 1/3। देखो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1/3 है, लेकिन फिर भी ये भारत की 40% जनसंख्या का भरण पोषण करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक खेती होती है, ये उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है इसलिए। एक और विशेषता क्या है इसकी, 1 2 3 4 5 6 लगभग 7, एक और विशेषता क्या है इसकी, एक ऐतिहासिक विशेषता ये है कि यहाँ पे धर्म, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ये सब विशेषताएं देखने को मिलती है। देखो पुराने काल से ही हम देखो, एक तो यहाँ पे महान धर्मों की स्थली रहा है, बौद्ध, जैन, हिंदू, इन सब धर्मों का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। अगर देखे जाते हैं ऐतिहासिक स्थल भी हमारे यहाँ पे वाराणसी, इलाहाबाद, कुशीनगर, बोध गया, ये सब यहाँ हमारे यहाँ पे क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। दो चीज़ें हो गई, भारत के भूआकृतिक प्रदेश और दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत का मैदान। अब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम तटवर्ती क्षेत्र दोनों, पश्चिम और पूर्व का क्षेत्र, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम द्वीपीय समूह। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।